इंग्लिश बोली के 100 में से लगभग 60 शब्द लैटिन और फ्रेंच बोलियों के हैं। पढ़े लिखे लोगों की लिखावट में आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश जग में एक नई सोच ने जन्म लिया। क्या हो जो इंग्लिश को बिना इन शब्दों के काम में लिया जाए। वह बोली जो इंग्लैंड में बोली जाती यदि 1100 में नॉर्मन राजा ने इस देश पर अपनी पकड़ न बनाई होती, और इस फ्रेंच राजाओं की बोली हमारी बोली से न मिलती, और जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नई बोली का, जिसका नाम है इंग्लिश। जैसे एक इंग्लिश जानने वाले कहते हैं कि आवर टंग was kept free from outlandish immingling of French and Latin fetched words which a Norman wind would beyond ask thing has inlet into it। यहाँ पर सारे शब्द जो हैं वो एंग्लो सैक्सन बोलियों से आए हैं। तो मैं सोचने लगा कि क्या हिंदी के साथ ऐसा किया जा सकता है, और मुझे पता चला एक बोली के बारे में जिसमें बहुत ओछा लिखा गया है, पर जिसके शब्द संस्कृत से बने बिगड़े हैं पर संस्कृत के जैसे नहीं हैं, जिसके शब्द परदेश से नहीं आए हैं, यहीं अपने देश की माटी से बने हुए हैं। उस बोली को कहते हैं ठेठ बोली। हिंदी बोली में शब्द 3 भांति के हैं। पहले संस्कृत जैसे शब्द, दूसरे संस्कृत से बने बिगड़े शब्द, और तीसरे परदेश के शब्द, जिन्हें संस्कृत में काम लेने वाले कहते हैं तत्सम, तद्भव और विदेशज। और आज की हिंदी ढेरों के आंकड़ों में इन्हें काम में लेती है। बोलचाल की हिंदी में जहाँ परदेश के शब्द बहुत हैं, वहीं राय और हिंदी में पढ़े लिखों की बोली में संस्कृत के। आज की हिंदी की एक लिखावट को देखते हैं और कुछ घड़ी के लिए इनमें उन सब शब्दों को हटा देते हैं जो संस्कृत या परदेश से आए हैं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। इस हिंदी में उसके आंचल के शब्द तो हैं ही नहीं। और इसी सोच ने जन्म दिया ठेठ बोली को। और इस बोली के पहले लिखने वाले इंशाअल्लाह खां इसके बारे में कुछ यूं कहते हैं, ऐसी बोली जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का पुट ना आए, बोली संस्कृत से बने बिगड़े शब्दों से बनी हो, और कोई संस्कृत का शब्द आवे भी तो ऐसा जिसे बहुत सारे लोग जानते हों। पर मुझे ये तीसरा वचन कुछ ठीक ना लगा। जो गड्ढे में गिरना ही है तो पूरा गिरो ना, आधा क्यों लटके पड़े हो। पर तभी खोपड़ी ठीक होती है और कहती है कि इसके बिना तू राजा भी नहीं बोल पाएगा, जो ठीक नहीं लगता। तो हाँ, कुछ संस्कृत के शब्दों को काम में लिया जाता है, पर इनका आंकड़ा लगभग ना के बराबर है। और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक संस्कृत शब्द के ठौर पर संस्कृत से बने बिगड़े शब्दों को काम में लिया जाता है। वैसे ये शब्द बहुत निराले हैं। जहाँ संस्कृत के शब्दों को बोलने में अटकनें आती हैं, वहीं ठेठ संस्कृत के तीखे चटकारों को किसी नदी की भांति बहा देती है। ये वाक्य लीजिए जिसको मैं पहले संस्कृत भरी हिंदी में कहता हूँ, फिर उर्दू में और फिर ठेठ में। संध्या का समय है और ऋतु मनभावन है। शाम का वक्त है और मौसम खूबसूरत है। सांझ की घड़ी है और रुत बड़ी सुहानी है। संध्या से सांझ, ऋतु से रुत, यही है ठेठ बोली का स्वाद। स्वाद नहीं, सुआद। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिसे मैं ठेठ कह रहा हूँ वो तो हिंदुस्तानी या खड़ी बोली है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों से अलग है। जहाँ हिंदुस्तानी में फारसी और संस्कृत के शब्द दोनों काम में लिए जाते हैं, और जहाँ संस्कृत और फारसी पग रखे, वो ठेठ नहीं हो सकती। पर हाँ, अमीर खुसरो जिस बोली में पहेलियाँ और दोहे लिखते थे वो हिंदवी लगभग ठेठ ही है। पर ये बात सुमिरन में रखिएगा कि अमीर खुसरो की बोली में भी संस्कृत और फारसी का पुट कहीं कहीं आ ही जाता है। मैं बीच में रुककर एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप अब तक देख रहे हैं तो उस लाल डिब्बे को दबा ही दीजिए, उस अंगूठे को दिखा ही दीजिए, जिससे मुझे ये लगे कि मैंने जो ये श्रम किया है वो अकाज नहीं किया। चलिए अब मैं आपकी दूसरी उलझन भी सुलझा देता हूँ। खड़ी बोली और ठेठ बोली अलग बोलियाँ हैं, तनिक दोनों को तोल कर देखते हैं। जहाँ खड़ी बोली हिंदी की एक बोली है जो मेरठ के आसपास बोली जाती है, वहीं ठेठ दिल्ली हिंदी ही है, पर जहाँ से संस्कृत और परदेश के शब्द हटा दिए हों। माने ठेठ हिंदी सच में कोई बोलता नहीं है, जबकि खड़ी बोली मेरठ के लोग बोलते हैं। साथ ही खड़ी बोली का अपना ठाठ है। वो अंगूठे को गूंठा कर देती है, उठाना को ठाना कर देती है। अड़दू जैसे है ही नहीं, इसलिए बड़ा के ठौर पर आता है बड़ा, बड़ा बड़ा। और एक पते की बात बताऊं, खड़ी में घास अच्छा है, जबकि हिंदी में घास अच्छी होती है। कुछ और भी बातें हैं जिन्हें मैंने लिख दिया है, नहीं तो हम यही करते रह जाएंगे और लिखावट पर बोलना रह जाएगा।
ठेठ में लगभग ना के बराबर लिखा गया है। मैं ठेठ में सबसे पहले लिखने वाले का ठोर खुसरो को दूंगा, पर मेरा बस तो चलता नहीं। साथ ही खुसरो ने ठेठ में बस छोटी छोटी पहेलियां या दोहे ही लिखे हैं, कुछ बड़ा नहीं। इसीलिए ढेरों लोग ठेठ के पहले लिखने वाले को मानते हैं, इंशाअल्लाह खां, जिन्होंने ठेठ ही नहीं पर पूरी हिंदी की पहली कहानी लिखी है, रानी केतकी की कहानी। और इन्होंने ही हमको बताया था कि ठेठ बोली होती क्या है, और ये सारे वचन दिए थे। पर इंशाअल्लाह खान अपने आप इन वचनों को नहीं मानते। वो इसमें वनस्पति शब्द काम में लेते हैं। वनस्पति, पौधा क्या मर गया था? और सच में तो इनकी व्यथा को मैं समझता हूँ। संस्कृत और फारसी के शब्दों से पीछा छुड़ाना एक अटकन भरा काम है, पर फिर भी वनस्पति तो कहीं से ठेठ नहीं है। ठेठ बोली की दूसरी लिखावट है ठेठ हिंदी का ठाठ। देखिए, नाम में ही ठेठ आ गया, जो कि हरिओध नाम के लिखने वाले ने लिखी है, जिसमें एक 11 बरस की लड़की की कहानी है जो अपने प्यार 14 बरस के लड़के से ब्याह नहीं कर पाती। पता है क्यों? लड़की के माँ बाप ने उसका नाता कहीं और जोड़ रखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर सुमिरन रखो कि ये 1899 की बातें हैं। तब लोगों को इतनी समझ कहाँ ही थी। पर जो भी हो, ये कहानी ठेठ हिंदी की एक अच्छी झलक देती है। पर मुझे आपको ठेठ हिंदी की झलक देने के लिए कोई कहानी नहीं सुनानी पड़ेगी। मैं कब से बोल जो रहा हूँ। इस पूरी चलती चित्तर की लिखावट मैंने ठेठ बोली में की है, पर तो भी मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ना कहीं भूल हो गई होगी, जिसका दोष आप मुझे ना दीजिएगा, क्योंकि मैं की तक नहीं लिख सकता, क्योंकि जबकि हालांकि जैसे शब्दों को काम में नहीं ले सकता, और बार बार एक काम में लेना बोलकर मैं भी तंग आ चुका हूँ। शब्द नहीं कह सकता, शब्द कहना पड़ रहा है। मैं पिछले कुछ घंटों से बस लिखे जा रहा हूँ, काटे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, काटे जा रहा हूँ। मेरी खोपड़ी दही में बदल चुकी है। तो आस करता हूँ कि आपको ये चलता चित्तर अच्छा लगा होगा।